पार्वतीपुर गांव में कविता नाम की बहुत ही गरीब परिवार की बहू रहती थी। बहुत ही छोटे से जमीन में खेती बाड़ी करके पति प्रसाद, बेटी नूतन, सास ससुर सुंदर और रमनी का देखभाल किया करती थी कविता। एक दिन खेत के पास खड़े होकर अपने फसलों को उगते देख कविता कहती है, इस बार फसल बहुत अच्छे हुए हैं, नहीं भी तो 40-50 बस्ते फसल तो हुए होंगे, जिससे मैं सारा कर्ज अपना चुका दूंगी और गिरवी रखे जेवरों को भी ले आऊंगी। कल से ही फसल काटना शुरू करूंगी। अभी जाके मुझे मजदूरों को कहना होगा, नहीं तो अगर अंधेरा हो गया तो फिर उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा कहकर वो खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। कविता के पति प्रसाद और ससुर जी सुंदर दोनों एक फूटी पैसा भी नहीं कमाते थे, पर हमेशा किसी न किसी पार्टी मीटिंग है कहकर वो दोनों चले जाते थे। वो दोनों सुबह निकलते थे और जब खाने का वक्त होता था तभी वो घर लौट आते थे। उसकी सासू माँ रमनी बहरी थी, इसीलिए वो काम के लिए कहीं बाहर नहीं जाती थी, घर पर ही रहती थी। घर के काम काज में, खाना पकाने में और नूतन की देखभाल में मदद करती थी। तभी एक दिन नूतन कहती है, दादी बहुत रात हो गया है, रात के 8 बज रहे हैं, पर अभी भी मेरी माँ खेत से नहीं लौटी। नूतन की बातें सुन के रमनी को बहुत दुख होता है। फिर वो कहने लगती है, आ जाएगी बेटा, अकेली है, सारा काम खुद ही से करती है। भगवान भी उसकी किस्मत कैसे लिखे है कि सारा काम उसी को करना पड़ रहा है। इसी बीच कविता घर लौट आती है। नूतन अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, ये कहकर वो दौड़ के अपनी माँ के पास जाती है। कविता भी बहुत खुश थी। मेरी सारी समस्या और आंसुओं को भुलाने के लिए ही लगता है भगवान ने तुम्हें मेरी बेटी के रूप में भेजा है, जिसे देखकर मेरा दिल भर जाता है। फिर थोड़ी देर वो अपनी बेटी के साथ वक्त बिताती है। नूतन उसके बाद सो जाती है। तब तक बाप बेटे बाहर कहीं से घूम के आते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं और जाके दोनों बिस्तर पे सो जाते हैं। और दोनों महिलाएं नूतन के साथ जमीन में चटाई पर सो जाती है। बेचारी कविता को ये नहीं पता था ये उसकी काल रात्रि है। बीच रात से ही बहुत भयानक बरसात शुरू हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह नूतन को स्कूल भेज के सास बहू दोनों खेत चली जाती है। जगह जगह पे उन्हें राख दिखे, पूरा खेत जल गया था। सास बहू का मानो दिल बाहर निकल आता है। कविता का बगल वाला खेत रुद्र का खेत था, वो भी वहाँ पे बैठ के रोए जा रहा था। रुद्र भैया, ये कैसे हो गया? अब क्या कहूँ बहन, ईश्वर को लगता है हमारे खेत को देख के तकलीफ हो रही थी। उन्होंने बारिश के साथ साथ बिजली भी गिरा दी और इस वजह से हमारा पूरा खेत जल गया। ईश्वर, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? बरसात के नाम पे आपने हमारा पूरा खेत उजाड़ दिया। अब कैसे जिएंगे हम? इस तरह कहकर कविता बहुत रोती है। अपनी बहू को इस तरह रोते देख रमनी भी बहुत दुखी होकर कहने लगती है, आज मैं तुम्हारे आंसू नहीं पोंछूंगी, जब तक मर्जी तब तक रो, ताकि तुम्हारा मन शांत हो जाए। ऐसा कहकर सासू माँ रमनी बहुत दुखी होती है। 2-3 दिन निकल जाते हैं। इधर बेटा और बाप को इस बारे में कुछ खबर ही नहीं थी। सास बहू एक दूसरे को संभालती है। इस तरह दुख भरे कुछ दिन निकल जाते हैं। तभी एक दिन सासू माँ रमनी बहू से कहती है, देखो कविता, किसान और किसान के परिवार को ऐसी समस्या होती रहती है, तो क्या उनकी जिंदगी में सुबह या शाम नहीं होती? अपने दिल को मजबूत करो, साहस रखो। पुरानी बातें सोच के कब तक दुखी होगी बताओ? तो मैं और क्या करूं सासू माँ, आंखों के सामने सब खत्म हो गया। मजदूरी का काम करने जा रही हूँ, वो भी नहीं है। 2 दिनों में ही घर का सारा राशन पानी खत्म हो जाएगा, ऊपर से सर के ऊपर इतने उधार। इस तरह कह के जब वो दुखी हो ही रही थी, बेटी नूतन भागते हुए अपनी माँ के पास आती है। माँ, कल स्कूल में राखी त्योहार पे मुझे ऐसे लिखना है, बताओ ना मैं क्या लिखूं? जब बेटी नूतन राखी के बारे में उससे पूछ रही थी, तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अभी राखी का त्योहार है ना, अगर मैं राखी रखूं तो बिकेंगे, पर उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, वो पैसे कहाँ से लाऊं? जब वो सोची रही थी, तभी बेटी नूतन माँ से कहती है, माँ, मुझे राखी के बारे में लिखना है, जो कुछ तुम जानती हो बताओ ना। हाँ हाँ, बताती हूँ बेटा। फिर वो राखी त्योहार के बारे में बताने लगती है। उसकी बेटी नूतन सब कुछ लिख लेती है, क्योंकि उसने सासू माँ से कहा था कि वो राखी बेचना चाहती है। इसीलिए सासू माँ अपने कमरे में जाती है और अपना मंगलसूत्र लेके आती है। कविता देखो,
जिसने ये बांधा था उसे परवाह ही नहीं। अब इसे रख के क्या फायदा। वो बात नहीं माँ जी। इसे ले जाके गिरवी रख के पैसे ले आओ और उससे राखी खरीदो। फिर जब पैसे आएंगे इसे लौटा के ले आना। तुम चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हें दे रही हूँ ना। इस तरह सासू माँ के मंगलसूत्र को गिरवी रख के वो जो पैसे मिलते हैं उससे राखी ले आती है और गांव में एक पेड़ के नीचे वो टेंट लगा के कविता वहाँ पे तरह तरह की राखी बेचने लगती है। आइए आइए, रंग बिरंगा राखी ले जाइए। भाई बहनों के बीच रिश्ता बढ़ाने वाला, प्यार बढ़ाने वाला ये राखी त्योहार रंग बिरंगा राखी बांध के खूब मनाइए। आइए आइए। इस तरह कह कह के कविता राखी बेचना शुरू करती है। राखी त्योहार में बस 2 ही दिन बचे थे, इसीलिए कविता की राखी का बहुत डिमांड होता है। कविता के राखी बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे थे, इसीलिए सासू माँ भी कविता को राखी बेचने में बहुत मदद भी करती है। राखी का त्योहार बहुत करीब था, इसीलिए सास बहू राखी बेचने में बहुत व्यस्त हो गई। जितने राखी थे सब बिक जाते हैं। कविता जाकर सासू माँ का मंगलसूत्र गिरवी से छुड़ा के ले आती है। सासू माँ, सारे खर्च होने के बाद भी 10,000 रुपए बचे। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह राखी बेचकर वो बहुत अच्छा मुनाफा कमाती है और ये बात खुशी खुशी अपनी सासू माँ को बताती है। सासू माँ भी ये बात सुन के बहुत खुश होती है। इस तरह सास बहू मिलके दुख के दिन में राखी बेचकर अपना परिवार खुशी खुशी चलाती है। फुलसा गांव में शारदा नाम की एक बहुत अच्छी इंसान रहती थी। उसके 2 बेटे थे, रमेश और विनोद। रमेश की पत्नी अनामिका, विनोद की पत्नी रम्या। पर दोनों बहुएं सासू माँ के साथ मिलनसार नहीं थी। सासू माँ की अच्छाई से दोनों बहुओं को ही बहुत जलन थी। अनामिका के 2 बच्चे थे और रम्या का 1 साल का एक बेटा था। शारदा चाहती थी कि बच्चों के साथ बहुएं भी खुशी खुशी जीवन बिताए, लेकिन दोनों बहुएं गुस्सा ईर्ष्या करके एक दूसरे से लड़ती रहती थी। एक दिन शारदा अपनी छोटी बहू के बच्चे के साथ खेल रही थी। अरे मेरा लल्ला, मेरा बच्चा, क्यों हंस रहा है बच्चा? बिल्कुल तुम्हारी हंसी दादाजी की तरह है। सासू माँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने का वक्त हो गया है सासू माँ, लेकिन आप अभी भी खेली जा रही है। जल्दी आइए। हाँ हाँ, आ रही हूँ बेटा। देख लिया ना, वो आपको मेरे बच्चे के साथ खेलने नहीं देना चाहती है। हमेशा चाहती है कि बस उसी के बच्चों का ख्याल रखे। इतना गुस्सा आता है ना कि बस उसी के बच्चों को सर पे चढ़ाए रखो। बेटा रम्या, क्यों लड़ाई करना, चुप रहो बेटा। आपको कुछ नहीं पता, आप चुप रहिए। क्यों चिल्ला रही हो? आवाज ऊंची हो रही है। तुम मुझे नहीं जानती क्या? अब मैं अच्छे से कह रही हूँ, अगर शांति नहीं बनाए रखी तो मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगी, याद रखना। आओ आओ ना, तुमसे डरता कौन है? हाँ, रुको रुको, क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम लोग इस तरह से? बच्चे भी यहाँ हैं, उनके बारे में तो कम से कम सोचो। हाँ तो चुप रहने कही है ना, हमेशा मुझे ही कहती है। अब उसे तो कभी कुछ नहीं कहती है। अब मेरे हाथ कहीं ना चलने लगे, बाद में मत कहना। बहुत हो गया। शारदा गुस्से से चिल्लाती है। मैं तुम्हारी सास हूँ, इस घर की मुखिया, पर तुम लोग मुझे कभी सम्मान नहीं देती। आज मेरे सामने ही झगड़ रही हो, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं। जाओ अपने अपने कमरे में जाओ। सासू माँ की बातों से दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती है। फिर शाम होता है, दोनों बेटे घर लौट आते हैं। घर लौटते ही दोनों बेटे को दोनों बहुएं सारी कहानियाँ बताती है। रमेश विनोद दोनों गुस्से से अपनी माँ के पास आते हैं। क्या बात है, इस तरह आए? बहुत थक गए होगे, जाओ खाना खा के आराम करो। माँ, आज घर पे जो कुछ हुआ उस बारे में मैं बात करने आया हूँ। मैं भी वही कहने आया हूँ। देखो, बहुओं के बीच में तुम लोग मत घुसने आओ। अगर रोज इस तरह से लड़ते रहे तो मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं अलग रहने जा रहा हूँ माँ। मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ माँ। मैं भी जाके अब अलग रहने लगूंगा। बेचारी रम्या भी बहुत दुखी हो जाती है। भाभी की डांट फटकार रोज रोज उसे पसंद नहीं। तो क्या कहना चाहते हो? मेरी पत्नी लड़ाकिन है? हाँ, एक मैं हूँ जो नहीं कहता हूँ, बाकी सब कह रहे हैं, पर अभी भी तुम इस बात को समझ नहीं पाए हो। क्या क्या कहा तुमने? अब देखो मैं क्या करता हूँ। रमेश विनोद को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसका जाके कॉलर पकड़ लेता है। तब तक शारदा वहाँ पहुँच जाती है। देखो बेटा, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम लोग अलग अलग परिवार बना के नहीं रह सकते। मेरे मरने के बाद जो इच्छा वो करो, पर जब तक जिंदा हूँ तुम्हें इसी घर में रहना होगा।
अब तुम लोग जाओ। शारदा की ऐसी बातें सुन के वो एक दूसरे का मुंह देखते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। शारदा बहुत चिंतित हो जाती है, अपने बेटे, अपने बहुए, उनके बच्चों के बारे में बहुत सोचती है। उस रात शारदा ठीक से सो भी नहीं पाती। अगले दिन सुबह सुबह जब वो उठी तो देखी बड़ी बहू जाने ही वाली थी और उधर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी भारी बरसात में कहाँ जा रही हो? मुझे इस घर में शांति नहीं मिल रही है। मैं जा रही हूँ भद्राचलम मंदिर, वहीं पे मैं 2 दिन तक रहना चाहती हूँ। उन्होंने भी मंजूरी दे दी। इस भारी बरसात में? ये बारिश नहीं रुकने वाली, ये साइक्लोन है सासू माँ। अगले हफ्ते तक ऐसी बारिश होती रहेगी, इसीलिए मुझे अभी निकलना होगा। दूसरी तरफ रम्या भी भद्राचलम मंदिर के लिए जा रही थी। ये सब देखकर कहने लगती है, मैं भी भद्राचलम जा रही थी, पर मैं अपनी जेठानी के साथ तो बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ। मैं वहाँ थोड़ी मन की शांति के लिए जा रही थी। अब देखो। तो तुम लोग दोनों एक ही जगह जा रहे थे जानबूझ के या फिर अनजाने में जा रहे थे? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं इस औरत को झुकाऊं। अब मैं जा रही हूँ बस। दोनों बहुएं भद्राचलम के लिए निकल गई। दोनों बहुएं एक दूसरे से गुस्से में है, ऐसा शारदा को लगता है। वो भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर उनको बिना बताए जाना चाहती थी, ताकि अगर बीच में कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो जाके उन्हें रोक सकती है। उसे पता था बहुएं उसे तो साथ ले नहीं जाएगी, इसीलिए शारदा ने इस तरह से जाने का फैसला लिया। दोनों बहुएं बस स्टैंड पहुंच जाती है। शारदा भी पीछे पीछे बस स्टैंड पहुंच जाती है। बस भद्राचल के लिए निकल जाती है। दोनों बहुएं बस में बैठ जाती है। अपनी बहुओं के नजर से छुपके शारदा भी जाके उस बस में आराम से बैठ जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश के कारण बाढ़ की परिस्थिति हो जाती है। तालाब में पानी भर जाते हैं। पानी अब आके सड़क में बहने लगती है। तभी कंडक्टर आके पैसेंजर से कहने लगता है, देखिए सभी, बारिश के कारण कई सड़कें बह गए हैं। कुछ गांव पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में हैं। ऐसे समय हम दूसरे रूट से जाएंगे। सभी सावधान रहिएगा। किसी को अगर उतरना है तो उतर भी सकते हैं। कंडक्टर बाबू, भद्राचलम हम कितने बजे तक पहुंचेंगे, बस बता दीजिए। रात के 10 बजे हम भद्राचलम पहुंच पाएंगे। उससे पहले कोई आपदा आई तो हम बस रोक देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम भद्राचलम जाके रहेंगे। ठीक है बहन जी, साहस ऐसे ही बनाए रखे, सभी के लिए अच्छा है। कंडक्टर से बात करने के दौरान शारदा अपनी दोनों बहुओं को देखती है, पर वो कुछ नहीं कहती। फिर बस चलते चलते दोपहर हो जाता है। ठीक 3 बजे के दौरान जिस रास्ते से बस जा रही थी, वहाँ बाढ़ का पानी आ जाता है। बस आगे बढ़ने की परिस्थिति में नहीं रहती। बस कंडक्टर, ड्राइवर, सभी लोग उतर के वहाँ से जाने लगते हैं। बस बाढ़ के पानी में फंस जाती है। दोनों बहुएं बच्चों को लेकर बहुत डरी हुई थी। तभी शारदा उनके पास आती है। सासू माँ, आप यहाँ कैसे? यहाँ क्या कर रही हैं? सासू माँ, यहाँ हम मरने वाले हैं। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मैं तुम दोनों को ख्याल रखने ही यहाँ आई हूँ। चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम लोग कस के पकड़ो और ऊपर की तरफ चढ़ जाओ। जल स्तर बढ़े जा रहा है। मुझे तैरना नहीं आता। मुझे भी तैरना नहीं आता। अब क्या होगा बहन? आओ इधर आओ, बच्चों को कस के पकड़ लो। ठीक है दीदी, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, मुझे माफ करना। मुझे भी माफ करना, बेचारी को मैंने बहुत कष्ट दिया। मरने से पहले कम से कम अब तो अच्छे हो जाए हम। रुको बेटा, क्या बातें कर रही हो? मुझे तैरना आता है, मैं तुम्हें एक एक करके ले जाऊंगी। ऐसा कह के शारदा बच्चों को कंधों में लेती है, एक को गोद में लेती है और बहुओं के हाथ पकड़ के तैरते हुए ले जाती है। केवल दोनों बहुएं बस में अटकी थी। सासू माँ इस तरह से आके दोनों बहुओं को तैर के जान बचाती है। फिर वो किनारे में आके बेहोश होके गिर जाती है। क्योंकि उसकी जान को खतरा थी, इसीलिए दोनों बहुएं उसे अस्पताल में भर्ती करती है। 1-2 दिन तक इलाज के बाद शारदा अपनी आंखें खोलती है। तब जाके अनामिका और रम्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद को बदल लेती है। दोनों मिलके सास की बहुत अच्छे से देखभाल करती है और शारदा बच्चों के साथ खुशी खुशी शांति से जीवन बिताने लगती है।